देखिए कक्षा 9 का 11वां सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और अथवा कौन से असत्य है। तो कहने का मतलब है कि जो विकल्प दिया है 3, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, यानी कौन सही है कौन गलत है। यानी दिया है ए नंबर, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। यानी पूछा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। समझ में आ गया। देखिए 11वां सवाल दिया है कक्षा 9 का 11वां सवाल दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। ठीक है, यानी ए नंबर दिया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। कहने का मतलब है कि दो धन अभाज्य मतलब होता है कि खुद के पहाड़ा से कटना। अभाज्य मतलब क्या होता है, खुद के पहाड़ा से कटना होता है। जैसे मान लीजिए मैं रफ लिख रहा हूं, जैसे क्या हुआ, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 है और 3 है, क्योंकि 5 7 11 यही है अभाज्य, अब इत्यादि जो अपने ही पास है अभी बढ़ता जाएगा, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, तो हो नहीं सकता। देखिए अगर 2 का 3 में करें 2 3 6 हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, 2 11 22 हो जाएगा। अगर 3 का 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 11 33 हो गया। तो कहने मतलब ऐसा तो है नहीं कि अभाज्य होगा, वो भी सम आ सकता है विषम आ सकता है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, असत्य। ये क्या है, असत्य है। समझ में आ गया। उसके बाद दिया है बी नंबर, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यहां तो था गुणा, क्या था गुणा, लेकिन बोल दिया योग। ठीक है ना, योग बोला है। तो कहने में तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, सॉरी 11। अब इनमें से कोई संख्या लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लीजिए, तो जोड़ने पर अभाज्य होता है, लेकिन 2 3 5 हो गया, लेकिन 2 और 5 ले लीजिए 7 हो गया, 2 और 9 ले लीजिए और 11 ले लीजिए तो 13 हो गया, है ना। उसके बाद 3 5 ले लीजिए 8 हो गया, 7 5 ले लीजिए 12 हो गया। देखिए इसमें भी सम और विषम आ गया, तो ये क्या हुआ, असत्य, असत्य हो गया। समझ में आ गया। सी नंबर दिया, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, ठीक है, दो ऋण पूर्णांक, यानी कहने का मतलब है यानी ए और बी ये दोनों ऋण है, यानी ए भी है बी भी है, दोनों ऋण है। तो अब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस समय ए प्लस बी 0 है, इस समय धन पूर्णांक है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ए रोक कर प्लस है तो उधर माइनस कर दिया तो हो ना जाएगा, तो कहेंगे हाँ ऋण पूर्णांक है। अगर मान लीजिए मैंने ए प्लस बी, अगर बी को रोक कर उधर माइनस ए कर दिया तो हो जाएगा, यानी दोनों क्या है, बराबर के बराबर को उस साइड बी भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर को उस साइड ए भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, ये विकल्प सत्य है। ठीक, ध्यान से रखिएगा। उसके बाद 12वां सवाल है, ए यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कोष्ठक में a प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में a प्लस 2, तीसरे कोष्ठक में a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब यहां से आप सवाल उतारेंगे, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3। अब विभाज्य का मतलब हो गया, मतलब 24 से क्या वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। आपको लगा नहीं, अगर 24 लिखना तो 24 लिख दीजिए, नहीं तो मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, पहले इसको हम हल करते हैं, इसको रहने दीजिए। तो देखिए क्या होगा, a और a, ठीक है, a और a स्क्वायर प्लस a हो जाएगा, कोष्ठक क्लोज कर दीजिए, अरे पुनः उतार दीजिए जो कहते हो। ठीक है, 24 अपने स्थान पर जैसा है वैसा उतार दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद a का a में होगा तो 2a 3 हो जाएगा, इन a का 2 में होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a का a में होगा तो a स्क्वायर प्लस में 2a, ये कोष्ठक कर दीजिए और a प्लस 3 उतार दीजिए बराबर 24। ध्यान दें 24 में मैं गोला क्यों पा रहा हूं, क्योंकि आप उतार भी सकते हैं, अभी नहीं, क्योंकि वो पूछा कि 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी जो संख्या होगी 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए इसको ऐड कर दीजिए पहले, ए पर 3 प्लस में 2 1 3, इसको देखो 2 1 3 क्योंकि आधार दोनों बराबर है, ठीक है, और घात भी बराबर है तो प्लस रहता है, तो क्या करते हैं जो करते हो आधार जोड़ देते हैं। 2 ए प्लस 3 बराबर 24 उतार दीजिए। ए का ए में होगा तो ए पर 4, ए का 3 में होगा तो प्लस में 3 ए पर 3 हो जाएगा, ए प्लस 3 एक कम 3 ए पर 2 1 3 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 ए स्क्वायर, फिर 2 एक कम 2 ए स्क्वायर, फिर 2 3 6 ए बराबर 24, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए पर 4 ऊपर आएगा, ए पर 4 प्लस 3 3 6 ए पर 3 प्लस 9 2 11 ए पर 2 और प्लस में 6 ए बराबर 24, इतना हो गया। तो कहने मतलब अगर इसमें से हम सिर्फ ए निकाल दें तो क्या होगा, ए पर 3 प्लस में 6 ए स्क्वायर प्लस में 11 ए प्लस में 6 बराबर 24, ठीक ना। आप यहाँ भी रोक देंगे, नहीं तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अब 24 को छोड़ देंगे, यहाँ भी उतार सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझोगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, ए बराबर सम धन पूर्णांक और बी विषम धन पूर्णांक है, यानी बी क्या है, विषम धन पूर्णांक है ना। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या सम, यानी इसमें से चेक करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमें पता है, जैसे एक सम में लिए एक विषम में 2 3 6, मान लीजिए हमने 4 लिया और एक विषम 4 5 20, तो यानी सम विषम का गुणा करने पर हमेशा सम आता है, सम हो गया। लेकिन विषम का विषम में गुणा करने पर क्या सम आता है, देखो ये 3 और 5 का 15 हो गया, 3 और 7 का 21 हो गया, 5 और 11 का 55, ऐसे उम्मीद है नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन क्या करेंगे, तो ए देखिए हम जैसे ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर है 2 बार है, यानी 2 बार का मतलब कि हमने 2 सम 2 गुणे 2 2 दूना के 4, तो ये सम हो गए। बी विषम है, तो विषम में विषम का गुणा होगा तो सम नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद ए प्लस बी, ए सम है विषम ए भी नहीं होगा, सम का विषम में गुणा करेंगे तो सम आता है, तो ए गुणे बी हो गया। उसके बाद ए का है, देखो सम का सम में गुणा करेंगे तो सम ही आ जाएगा, और बगल में भाई ये एक अचर पद है, ए का गुणा करेंगे ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसका बी का गुणा, देखिए बी का गुणा यानी विषम का विषम में करेंगे तो विषम आता है, लेकिन बगल में क्या है, बी का गुणा कर देंगे, दोनों में क्या बी कॉमन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये भी सम है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है